नमस्कार, गुड इवनिंग, वी आर लाइव। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये कॉमन टॉपिक है, हर तरह की एग्ज़ाम्स में आता है, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता ही आता है। अभी वीडियो का प्री हो चुका है जिसे हम ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं। हाई कोर्ट एलडीसी के एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आता है और आरएएस के मेंस के एग्ज़ाम में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। 100 प्लस होंगे कुछ ना कुछ हर टॉपिक से। जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस से 100 प्लस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये क्लास में शुरू करूं उससे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आएंगे वो 3 फॉर्मेट में आ सकते हैं, जिसमें हम तीनों फॉर्मेट के अलग अलग क्वेश्चन लेंगे। पहला फॉर्मेट एक सिंपल लाइन होगा, उस लाइन को इम्प्रूव करना है आपको। दूसरा कॉमन एरर के रूप में हो सकता है। तीसरा फिल इन द ब्लैंक के रूप में हो सकता है। तो हम तीनों तरह के क्वेश्चंस के कुछ एग्जाम्पल्स पिक करेंगे और उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो ये आपका हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं उसका ओवरव्यू है। अब हम ये समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वास्तव में होता क्या है। जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तो 2 शब्द हमारे सामने आते हैं। जैसे हमने बात करी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हमारे टॉपिक का नाम है। तो इस टॉपिक के जो नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके मायने क्या हैं? यानी कि ये 2 चीज़ों की बात कर रहा होगा। पहला सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का आपस का कोई तालमेल की बात कर रहा है। तो अगर टॉपिक बना है तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि इनमें वास्तव में कोई तालमेल तो होता होगा सब्जेक्ट और वर्ब में। तो सब्जेक्ट और वर्ब में जो तालमेल होता है वो किस तरह का होता है उसके बारे में मैं ब्रीफली थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन हल करने में मदद मिले। देखिए, जब भी कोई सेंटेंस बनता है तो उसमें बड़े 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट यानी कि वर्ब, जिसको विधेय भी कहते हैं। अब होता क्या है, जिस नाउन या प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं वो इस वर्ब को प्रभावित करता है। इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि कर्ता ही है जो ये कार्य कर रहा होगा, या कर्ता की ही कोई स्थिति के बारे में ये प्रेडिकेट बात कर रहा होगा। कर्ता के बारे में ही कुछ बता रहा होगा, सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बता रहा होगा। तो सब्जेक्ट को किस रूप में प्रभावित करता है, तो हमने पहले की कुछ क्लासेज में पढ़ा है और दोबारा मैं रिमाइंड भी करवा रहा हूँ। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में मूल रूप से नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं। 2 और वर्ड हो सकते हैं जिनको हम कहते हैं जेरेंड या इन्फिनिटिव। ये ज़्यादातर हम आगे चलेंगे तो किस रूप में होते हैं, इनको जेरेंड या इन्फिनिटिव क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन को हल करते करते थोड़ा थोड़ा मैं थ्योरी बताऊंगा, आप उसको नोट करते रहें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो जब बात आती है नाउन या प्रोनाउन की, तो नाउन या प्रोनाउन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक जेंडर और एक नंबर। एक लिंग होता है, एक संज्ञा होता है। आपका एक लिंग और एक संख्या, नोट संज्ञा। तो जब नाउन और प्रोनाउन के जेंडर की बात करते हैं तो वो क्रिया को प्रभावित नहीं करता। क्रिया को जेंडर के होने या ना होने से, फेमिनिन होने से, मस्कुलिन होने से, न्यूटर जेंडर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब को फर्क पड़ता है नाउन या प्रोनाउन के नंबर से, संख्या से। तो संख्या से जब फर्क पड़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो सब्जेक्ट की संख्या होगी उसके अकॉर्डिंग ही क्रिया, उसके अनुसार ही क्रिया या वर्ब एक वचन या बहुवचन रूप में होगी। क्रिया के भी दो रूप होते हैं, एक वचन या बहुवचन। इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। कर्ता का यानी नाउन या प्रोनाउन का जो संख्या है या नंबर है उसके साथ वर्ब को सहमत होना होता है। यानी कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया का एक वचन रूप आएगा, सिंगुलर फॉर्म आएगी, और अगर प्लूरल है तो वर्ब का प्लूरल फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। तो ये इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। वर्ब का सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री होना संख्या के संबंध में। एक वचन तो क्रिया का एक वचन रूप, बहुवचन तो क्रिया का बहुवचन रूप। इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अब आती है बात कि चलो ठीक है, हम सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया को लगा देंगे, लेकिन हमें क्या पता कि कौन कौन सी क्रिया आने पर हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सवाल को देखना है या उसको हल करने का प्रयास करना है। तो पहली चीज़ देखिए, जब भी आप सब्जेक्ट, आपके सामने कोई स्टेटमेंट आए एग्ज़ाम में, जैसे पहला कोई क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आपके सामने आया है XYZ, कोई भी एक क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट लगा के देखूं कि नहीं देखूं, देखना ज़रूरी है या नहीं है, ये इसका सवाल कब पैदा होता है? इसका सवाल दो स्थितियों में खड़ा होता है कि पहला सब्जेक्ट की संख्या, वो तो आप पहले देख लें, सब्जेक्ट का नंबर, सब्जेक्ट का नंबर। दूसरी जो आपको चीज देखनी है वो ये देखनी है वर्ब का नंबर, वर्ब का नंबर। जब आप वर्ब पे नजर डालें तो आपको केवल एक ही चीज नोट करनी है, कौन कौन सी वर्ब है जो सब्जेक्ट के नंबर से प्रभावित होती हैं। तो पहली है आपकी डू या डज, डू या डज, या तो डू डज दिखाई देंगे आपको, या आपको दिखाई देंगे डू डज के सिवाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, यानी प्रेजेंट सिंपल अगर टेंस दिखाई दे तो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। दूसरा, अगर वर्ब हमें दिखाई दे इज, एम, आर, तो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। या तीसरी, हमें कोई वर्ब दिखाई दे हैज या हैव, तो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ध्यान देना है। फोर्थ, अगर वर्ब हमें दिखाई दे वॉज, वर, वॉज, वर, तो हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ध्यान देना है। केवल 4 वर्ब, कौन कौन सी? डू या डज, डू या डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, वॉज, वर। इन 4 के अलावा अगर कोई भी 5वीं वर्ब आ जाए तो हमें परवाह नहीं करनी है। इसके अलावा 5वीं वर्ब अगर कुछ भी आती है, आपका डिड आ जाता है, हैड आ जाता है, कुछ भी आ जाए, हमें उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, कतई नहीं करनी है। केवल इन 4 वर्ब पे ध्यान देना है, केवल इन 4 वर्ब पे हमें ध्यान देना है। अगर ये 4 वर्ब दिखाई देती हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट पे हमें ध्यान देना है, अन्यथा हम ध्यान नहीं देंगे। ये केवल 4 क्रियाएं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करते समय हर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा है उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। आप वीडियो पॉज करके उसे नोट कर सकते हैं, और अगर आपको वैसे याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो है आपका, इसमें क्वेश्चन आता है, अ लॉट ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स
वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन आया है उसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट लागू होता है कि दो नाउन या प्रोनाउन जब एंड से जुड़े हों, जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो इसका मतलब तो तय है कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन नहीं है, सब्जेक्ट में बहुवचन है। सब्जेक्ट में अगर बहुवचन है तो क्रिया भी हमारे पास क्या आएगी, बहुवचन की आएगी। एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, वर्ब यही चार रहेंगी, डू डज, इज एम आर, हैज़ हैव, वॉज वर। उसके अलावा इन चार के अलावा अगर कोई पांचवी वर्ब आती है आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं चार क्रियाओं पे क्वेश्चन बनेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अगर ये चारों वर्ब नहीं आती है, कोई अन्य वर्ब आती है, तो इसके अलावा किसी दूसरे चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया होगा, इससे नहीं आया। A lot of books and magazines were destroyed by the fire। तो ये कह रहा है कि बहुत सारी किताबें और मैगजीन नष्ट हो गई आग में। तो बुक्स, मैगजीन्स, a lot of बहुवचन है, आपका सब्जेक्ट साफ दिख रहा है और वो भी बहुवचन दो एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये निश्चित तौर पे बहुवचन क्रिया है। तो यहाँ पे वॉज की जगह हम क्या लगाएंगे, वर। तो यहाँ पे हम वर का प्रयोग करेंगे, हमारा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। तो पहला क्या होता है, पहला नियम यही होता है, अगर दो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे आए हों, एंड से जुड़े हों, वो बहुवचन हैं, प्लूरल हैं, ऐसी स्थिति में हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग हम नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट। फिर अगला आता है, a number of English magazines is available in the college library। अगला कह रहा है कि एक बड़ी संख्या है इंग्लिश मैगजीन्स की लाइब्रेरी में, वो उपलब्ध है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये प्रोनाउन में कॉन्सेप्ट आता है, a number अगर लिखा हो, a number हमेशा प्लूरल होता है। याद रखिएगा, ए नंबर जब भी आ जाए स्टेटमेंट में, ए नंबर अगर प्रोनाउन के तौर पे यानी सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग हुआ है तो ये निश्चित रूप से प्लूरल सब्जेक्ट है। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो ऐसी स्थिति में हम क्रिया जो होगी वो प्लूरल का ही प्रयोग करेंगे। तो ए नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन्स, तो यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, शायद किसी न किसी अगले सेंटेंस में ये कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें मैं प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। अ नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन्स आर अवेलेबल, क्योंकि अ नंबर बहुवचन होता है, हमारा सब्जेक्ट ए नंबर है, तो यहाँ पे इज की जगह क्या आएगा, आर आएगा। तो अगर हम इज की जगह यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे इस वर्ब की जगह, तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए ताकि समझने में, पढ़ने में और क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं हो। देखिए अगला है, ए पेयर ऑफ शूज आर परचेज्ड बाय हर फॉर हर हस्बैंड। तो ये एक स्टेटमेंट आया है, हमें पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखने के लिए वही कॉन्सेप्ट है, जहाँ वर्ब होगी सबसे पहले हम वही निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो हमने आर शब्द को अंडरलाइन कर लिया। अ पेयर ऑफ शूज़ हमने देखा, ये हमारे सब्जेक्ट पार्ट में है, ये हमारा वर्ब पार्ट में है। तो देखिए वैसे तो हम जूते, हिंदी में भी क्या होता है, हम बोलते हैं तो बहुवचन साउंड करता है। जूता, एक जूता अगर हम बात कर रहे हों तो हम उसको एक वचन के तौर पे लेते हैं। जूते कहाँ हैं, यानी जूता कहाँ है, जूते कहाँ है, तो दोनों में फ़र्क है। एक जूते की बात कर रहे हैं तो कोई एक आपका जो पेयर ऑफ शूज़ है उसमें से एक पार्ट मिसिंग है, दूसरा पार्ट उपलब्ध है। लेकिन जब हम कहते हैं अब जूता कहाँ है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक जूते का जो पार्ट है वो गुम हुआ है। तो हिंदी में भी स्पष्ट है, इंग्लिश में भी ये दिख रहा है आपको, ए पेयर ऑफ शूज़। अब देखिए जो भी चीज़ें पेयर में होती हैं,
जोड़े में होती हैं, जैसे चिमटा, पैंट्स, ट्राउजर्स, जो भी चीज़ जिसमें दो हिस्से होते हैं, इंग्लिश भाषा में उसको हम बहुवचन रूप में लिखते हैं। जैसे पैंट्स लिखेंगे, पैंट नहीं लिखेंगे। चिमटा है तो उसको टोंग्स लिखेंगे। अगर चश्मा है तो स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस लिखेंगे। तो जो भी चीज़ जोड़े में होगी उसको इंग्लिश में हम हमेशा बहुवचन में लिखते हैं। जैसे हमारे ट्राउज़र में दो हिस्से हैं, सीजर्स कैंची में दो हिस्से हैं, तो वो हमारे यहाँ हिंदी में तो कैंची एक वचन है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में आता है सीजर्स, यानी कि ये बहुवचन है। तो जिस भी चीज़ में दो हिस्से हैं, दो कोई भी पार्ट हैं, उसको इंग्लिश लैंग्वेज बहुवचन मानती है और बहुवचन के तौर पे ही लिखती है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, इनको लिखने का एक तरीका और होता है, स्पेक्टिकल्स लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इनसे पहले अ पेयर ऑफ ग्लासेस अगर लिखते हैं, मान लीजिए चश्मे को ग्लासेस भी कहते हैं, तो भी ये सही होता है। तो एक तरीका तो है आपका सीधा आप ग्लासेस लिखें, और दूसरा तरीका आपका अ पेयर ऑफ ग्लासेस लिखें, दोनों ही करेक्ट होगा। शूज़ लिखें, अ पेयर ऑफ शूज़ लिखें, वो भी करेक्ट होगा। पायजामाज लिखें, अ पेयर ऑफ पायजामाज लिखें, ये भी करेक्ट होगा। सीजर्स लिखें, अ पेयर ऑफ सीजर्स लिखें, ये भी करेक्ट होगा। तो ये लिखने के इंग्लिश में किसी भी ऐसे शब्द को जिसमें दो हिस्से होते हैं उसका तरीका होता है। अब अगला पार्ट क्या है, देखो अगला पार्ट ये है कि अगर अकेला स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस लिखा हुआ आ गया तो मैं कौन सी क्रिया का प्रयोग करूंगा या करूंगी। अ पेयर ऑफ ग्लासेस अगर लिखा हुआ आ गया तो मैं वर्ब को कौन सा रूप इस्तेमाल करूंगा या करूंगी, एक वचन करूंगा या बहुवचन करूंगा। सो इस पे अब ध्यान देना है। तो एक तो है कि ये जो संज्ञा है इसकी प्रकृति कैसी है, इसको लिख कैसे सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर इन दोनों में से ये लिखा हुआ है तो मुझे क्या क्रिया यूज़ करनी है, और ये या ये लिखा है तो मुझे कौन सी क्रिया का प्रयोग करना है। अब बात आती है इस बात की। इस बात की हम बात करें उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और होता है। कोई भी अगर प्रेपोजिशन आ जाए, प्रेपोजिशन के बाद रखा हुआ कोई भी नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है। नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट इंग्लिश भाषा में दो चीज़ों के होते हैं, पहला क्रिया का, वर्ब का, और दूसरा प्रेपोजिशन का। तो प्रेपोजिशन के बाद रखा हुआ कोई भी नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होगा, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। अब एक लिखने का तरीका ये होता है कि वर्ब से पहले जितने भी शब्द आए हैं, वर्ब से पहले जितने भी शब्द आए हैं उन शब्दों में एक खास बात होगी, या तो सब्जेक्ट सीधा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगी सीधे सीधे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो दिक्कत ही नहीं है, ही के साथ हमें पता है एक वचन लगेगा, दे के साथ बहुवचन लगेगा। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी आती है कि सब्जेक्ट आता है प्लस कोई प्रेपोजिशन आ जाती है उसके बाद, और इस प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आ जाता है या प्रोनाउन आ जाता है, ये दो चीज़ें आती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सब्जेक्ट आए उसके बाद कोई प्रेपोजिशन आए और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आए, वो भले ही एक वचन हो भले ही वो बहुवचन हो, उसका क्रिया से कोई लेना देना नहीं होता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सीधा सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, साफ दिखता हुआ सा है, स्पष्ट है। लेकिन अगर सेंटेंस में स्ट्रक्चर इस तरह का आ जाए, सब्जेक्ट है प्लस प्रेपोजिशन है प्लस कोई नाउन या प्रोनाउन है, ऐसी स्थिति में कृपया ध्यान दें कि प्रेपोजिशन के नाउन या प्रोनाउन जो आते हैं प्रेपोजिशन के बाद, वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। चूंकि वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा। वर्ब का सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट का कार्य करेगा। वर्ब से पहले प्रेपोजिशन के बाद आए कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो, वो उस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होंगे, उसका क्रिया से कोई लेना देना नहीं है।
प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। फिर कह रहा हूं, वर्ब से पहले सब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन से जुड़े हुए कितने ही नाउन या प्रोनाउन आ जाएं, भले वो एक वचन हो, भले ही वो बहुवचन हो, उनका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। वो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट नहीं है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ना ही वो वर्ब के नंबर को प्रभावित करता है। कृपया इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये एक स्पष्ट आपके लिए संदेश है। अब बात आते हैं जोड़े वाले चीज़ों की। पेयर्स है, स्पेक्टिकल्स हैं, ग्लासेस हैं, टोंग्स हैं, सीजर्स है, गैलोज है, बेलोज है, जो भी चीज़ें, पैंट्स हैं, ट्राउजर्स है, जीन्स हैं, उनको आप अ पेयर ऑफ जीन्स भी कह सकते हो और माई जीन्स भी कह सकते हो। याद रखिए, जब आप जीन्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब एक बार मैं इसको रिमूव करके लिखता हूँ। देखिए, अगर आप जीन्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जीन्स अगर आप लिखेंगे तो मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इज या आर हैंगिंग, जीन्स इज या आर हैंगिंग। तो यहां पे एक सिंपल स्टेटमेंट लिया है, टंगी हुई हैं। अब जीन्स अगर अकेला आता है, हिंदी में तो हमें एक वचन लगता है, लेकिन चूंकि ये जोड़े वाली कोई चीज है, इंग्लिश में बहुवचन होगी, तो आप जीन्स की जगह क्या प्रयोग करेंगे? जीन्स आर हैंगिंग। एक तो तरीका है लिखने का ये। दूसरा होता है अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ जीन्स इज या आ हैंगिंग। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? अब दो इसके पहलू हैं। अब जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो सब्जेक्ट पार्ट में, यानी क्रिया से पहले इतने शब्द रखे हुए हैं और इतने शब्दों में यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, प्रीपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो उसका ऑब्जेक्ट है, वो एक वचन या बहुवचन कुछ भी हो, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जीन्स शब्द का चूंकि इसका ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, तो इसका इस क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना किस शब्द से है? अ पेयर ऑफ से। तो अ पेयर ऑफ जीन्स इज हैंगिंग, तो आप इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। आ गई बात समझ में? तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। अ पेयर ऑफ शूज आर परचेज्ड बाय हर फॉर हर हस्बैंड। थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, पहले दो हम कर चुके हैं। अब बात जब यहाँ पे शूज की है तो ये तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं होता। अ पेयर हमारा सब्जेक्ट है, तो अ पेयर अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब तो प्लूरल लगी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे? एक वचन में बदल देंगे। तो हम इसको लिखेंगे इज। तो ये कॉन्सेप्ट फिर लागू हो गया। अगर अकेला शूज लिखा होता, शूज आर परचेज्ड, द शूज आर परचेज्ड, ऐसा कुछ भी लिख सकते थे वो, तो हम इस सेंटेंस को करेक्ट मानते। आर ओके था वैसी स्थिति में, लेकिन यहाँ पर ओके नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो कॉन्सेप्ट क्या आया? सब्जेक्ट पार्ट में यानी वर्ब से पहले प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ अगर कोई नाउन या प्रोनाउन रखा है तो उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब पे असर नहीं डालेगा, उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा और इसी के आधार पे लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। उसके बाद अगला है, अबाउट हाफ ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट इन द हॉल। अब यहाँ पे आती है बात संख्यात्मक शब्दों का। संख्यात्मक शब्दों का क्या आएगा? 3 पार्ट्स बोलेगा, 3 पार्ट्स बोल सकता है, 3/4 बोल सकता है, ऐसे भी बोल सकता है 3/4, 1/4 भी बोल सकता है, 3/4 भी बोल सकता है, 5/4 भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है।
परसेंटेज ऑफ भी बोल सकता है। अगर ऐसी कोई बात आ जाती है और उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, जनरली ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्लस अगर कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए, अगर वो नाउन अगर प्लूरल आती है, क्या आती है श्रीमान, अगर वो नाउन प्लूरल आती है तो ये जो संख्या प्रतिशत बताया गया है ये गिना जा सकता है, और गिना जाएगा तो उसमें दो बात हो सकती है, या तो वन ऑफ होगा या सम ऑफ होगा। अगर वन ऑफ है तो वर्ब एक वचन आ जाए क्योंकि एक की बात कर रहा है, सम ऑफ, परसेंटेज ऑफ, 3/4 ऑफ, 5/5 ऑफ, ऐसे कुछ आ जाए, 1/4 ऑफ। तो अगर यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, ये ध्यान रखिएगा। वर्ब क्या आ जाएगी श्रीमान, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि अब ये जो अनिश्चित संख्या है, ये अनिश्चित संख्या भी है तो अनिश्चित, लेकिन एक से तो ज़्यादा है। अगर यहाँ पे वन शब्द आ जाए तो बात अलग है, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स आ गया, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर ये ऐसे शब्दों का प्रयोग हो गया तो हम निश्चित रूप से, अगर यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो हम यहाँ पे वर्ब प्लूरल का ही प्रयोग करेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब अगला इसमें जो पार्ट है वो ये कहता है, मान लीजिए शब्द आ गए, मान लीजिए 3/4 आ गया, ऐसा भी लिखा हुआ, ऐसा जनरली हमें लिखने को देखने को नहीं मिलता, वो लिखेगा 3/4, क्या लिखेगा 3/4, परसेंटेज ऑफ, या कोई संख्यात्मक शब्द सम ऑफ, मैनी ऑफ, कुछ भी लिख सकता है, और डजन ऑफ क्या लिख सकता है। तो इस तरीके से अबाउट अ हाफ लिखा है यहाँ पे, अबाउट हाफ ऑफ, कोई भी ऐसा शब्द आ जाए, प्लस अगर नाउन आ जाए और वो नाउन क्या हो, अनकाउंटेबल हो, क्या हो श्रीमान, यानी गिना नहीं जा सकता हो, मात्रात्मक हो, ऐसी स्थिति में वर्ब आएगी सिंगुलर। ये दोनों ही चीज़ आपको याद रखनी है। जब बात आ जाए प्रतिशत की, 3/4, 1/4 एटसेट्रा की, जहाँ पे कोई निश्चित संख्या या मात्रा नहीं दी हो, ऐसी स्थिति में ऑफ के बाद जो नाउन है वो ये डिटरमाइन करेगा कि ये पहले वाला पार्ट संख्यात्मक है या मात्रात्मक है, ये आपका नंबर को प्रदर्शित कर रहा है या क्वांटिटेटिव है। अगर नंबर को प्रदर्शित करेगा तो पहले वाला कॉन्सेप्ट वर्ब प्लूरल, और अगर ये क्वांटिटेटिव है यानी मात्रात्मक है तो वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। तो यही दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इन कॉन्सेप्ट्स में। तो अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन इसी से संबंधित है। शुरू के 10-20 क्वेश्चन में लगभग आपके कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे, आगे आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम सीधे सीधे क्वेश्चन करते जाएंगे, इसमें ज़्यादा समय व्यतीत करने की हमें ज़रूरत नहीं है। रवीन जी नमस्कार। मैं कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं क्योंकि मेरा ये जो सिस्टम है इसमें कमेंट पढ़ने की फैसिलिटी नहीं है अभी, तो प्लीज़ आप आई बेग योर पार्डन, लेकिन हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये अभी चल रहा है इसका आपका वीडियो के लिए, ग्रामीण इलाकों में जितने भी बच्चे हैं उनको सबको शेयर कर दीजिए, उनके बड़ी हेल्प करेगा। आरएस वालों के भी कुछ क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, या फिर आपका जो हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है, तो वो देख सकते हैं। अगला है आपका इसमें पार्ट फोर्थ क्वेश्चन। अगर हम देखते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन को अबाउट हाफ ऑफ द गर्ल्स, अब देखिए हाफ तो है लेकिन यहाँ पे इसके बाद इसका जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो गर्ल्स है, यानी काउंटेबल प्लूरल है, गिना जा सकता है, यानी हाफ हैं तो कोई ना कोई संख्या, मान लीजिए ये 10 की संख्या है, 4 की है, 6 की है, जो भी है, या 5 की भी है, तो अबाउट हाफ मतलब 2 या 3 इधर उधर हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 2 हों भले 3 हो एक ग्रुप में, उनको गिना तो जा ही सकता है। ऐसी स्थिति में वर्ब का जो है सिंगुलर रूप नहीं आके प्लूरल आएगा, वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने पढ़ा है। ऑल द एनिमल्स वर गिवन द प्रॉपर डाइट, नो एरर है, सभी जानवरों को प्रॉपर डाइट दी गई, तो आपका नो एरर भी आ सकता है।
कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पे ज़रा संदेह हो जाता है कि एग्ज़ाम में आया है तो गलती तो ज़रूर होगी, बट जनरली एरर वाले क्वेश्चन ही दिए जाते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नो एरर नहीं आ सकता। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें कोई एरर ना हो, कृपया इसका भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है ऑल द मिल्क। अब देखिए यहाँ पे ऑल के साथ क्या कॉन्सेप्ट है। ऑल प्लस नाउन, बीच में द आ भी सकता है, नहीं भी आए, दोनों ही बात हो सकती है। बीच में द हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, याद रखिएगा। ये कोई रूल नहीं है कि द आएगा ही, ये भी कोई रूल नहीं है कि द नहीं आएगा। कोई यूज़ करना चाहता है करता है, नहीं करना चाहता नहीं करता। ऑल प्लस नाउन अगर आपका प्लूरल है, काउंटेबल, तो वर्ब आएगी प्लूरल। बहुत सिंपल है ये, जैसे पिछले सेंटेंस में था। ऑल के साथ, चूंकि ऑल एक ऐसा डिटर्मिनर है जो संख्या और मात्रा दोनों बताता है, तो यहाँ पे ऑल के साथ अगर नाउन सिंगुलर है या अनकाउंटेबल है, ऐसी स्थिति में हम वर्ब का प्रयोग करेंगे सिंगुलर का। तो चूंकि पिछले क्वेश्चन में जो नाउन था गर्ल्स था, या जो भी नाउन आया था, हाँ ये एनिमल्स था, ये आपका प्लूरल था। प्लूरल होने की वजह से हम वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला जो हमारे पास जो आया है उसमें ऑल के साथ मिल्क जुड़ा हुआ है। मिल्क चूँकि अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसा शब्द है जो मात्रा बताता है, संख्या नहीं बताता, तो इसके साथ हम वॉज की वर्ब की जगह वॉज का प्रयोग करेंगे। स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ऑल द मिल्क वॉज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स। स्वीट्स की प्रिपरेशन में सारा का सारा मिल्क प्रयोग किया गया। ऐसी परिस्थिति में आप वॉज का प्रयोग करेंगे। किसका? वॉज का, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 7th क्वेश्चन। अप्रॉक्सीमेटली 10 sheep were grazing in the cottage ground। अब देखिए यहाँ पे अगर was होता तो क्वेश्चन गलत हो जाता, वर है, ओके है। sheep, ship, deer, reindeer, cod, trout, salmon, ये ऐसे वर्ड हैं श्रीमान। काउंसिल, ऑडियंस, जिसका एक वचन बहुवचन एक जैसा ही होता है। क्या क्या है? शिप, शीप, डियर, रेनडियर, कोड, ट्राउट, साल्मन, सीओडी कोड, कोड फिश का एक टाइप होता है। ऑडियंस, काउंसिल, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, वर्ड में धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप नोट करना चाहिए कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ये जो वर्ड हैं, क्राफ्ट भी इंक्लूडिंग क्राफ्ट, ये वर्ड जो होते हैं इनका एक वचन बहुवचन एक जैसा ही होता है। उससे पहले रखी किसी संख्या से पता लगता है कि ये बहुवचन के तौर पे यूज़ हो रहा है या एक वचन के तौर पे। अगर संख्या नहीं रखी हो तो क्रिया से पता लगता है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। इस क्वेश्चन में इस रूप में approximately 10 sheep were grazing in the college ground, ये ओके है स्टेटमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत कहाँ हो सकती थी? ये 10 sheep तो यूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे अगर वॉज लगा देता तो गड़बड़ हो जाती। तो ये एक आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। वर्ड कौन कौन से हैं इस कैटेगरी में? शीप, शिप, डियर, डियर वो वाला हिरण वाला, रेनडियर, क्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ऑडियंस, ये इस तरह के जो शब्द हैं ये इनका एक वचन बहुवचन एक जैसा ही होता है श्रीमान, और इनमें हमें आगे एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें एक दो वर्ड ऐसे भी आ सकते हैं जैसे जो बहुवचन जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन एक वचन बहुवचन उनका भी ऐसा ही होता है। सीरीज, स्पीसीज, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसे कुछ शब्द भी आ सकते हैं। तो ये आपका
7th क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, ईच आवर एंड ईच मिनट। देखिए एक तो चीज़ आप याद रखिएगा, भले एंड से जुड़े हों भले एंड से ना जुड़े हों, ईच या एवरी के साथ जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। या तो वो सिंगुलर होगा या वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ये क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। इसके बाद एंड से अगर आप यही चीज़ रिपीट कर देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। वर्ब आएगी वो क्या आएगी श्रीमान, सिंगुलर ही आएगी। इस चीज़ का कृपया ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ईच आवर एंड ईच मिनट, यहाँ पे क्या आएगा, इज। आर की जगह क्या आएगा, इज। टू बी यूटिलाइज्ड बाय यू। सेम कॉन्सेप्ट अगले में लागू होगा। यहाँ पे ईच जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ईच एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ईच प्रोनाउन के तौर पे। तो हमें कैसे पता लगता है कि ईच और एवरी ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। देखिए ईच और एवरी के तुरंत बाद अगर नाउन आ जाए, ऐसी स्थिति में आ जाए, क्या आ जाए, तो ये एडजेक्टिव होंगे। और अगर इनके बीच में कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो ये प्रोनाउन होंगे, क्योंकि अब ये अलग हो गए। इसका अपना अलग अस्तित्व है, ये गुणात्मक शब्द ना होके अपना अलग अस्तित्व है। और जिसका अपना अलग अस्तित्व है उसकी हम बात कर सकते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। उसको एक नाम देना होता है, तो अगर नाम देते वो नाउन बन जाता है। क्योंकि ईच या एवरी वन, एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरी अकेला कभी प्रोनाउन नहीं होता, ये याद रखिएगा। एवरी अकेला एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन एवरीवन, एवरीबडी प्रोनाउन होते हैं। ये भी एक एस्पेक्ट है। ग्रामर के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो मैं बीच बीच में बताता जा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में ईच, एवरीबडी, एवरीवन जो भी अगर प्रेपोजिशन से अलग हो गए तो अपना इनका अपना अस्तित्व है। अब ये खुद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये प्रोनाउन हो जाते हैं। बस यही फ़र्क होता है। अगर ये नाउन के साथ आता है एवरी और ईच, तो वो आपका जो है वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहे होते हैं। ईच प्लस कोई प्रेपोजिशन प्लस कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। एवरी के साथ एक बड़ी स्पेशलिटी वो ध्यान रखिएगा, एवरी अकेला हो तो एडजेक्टिव होगा। एवरी बुक, एवरी मैन, एवरी वुमन, एवरी कुछ भी। लेकिन जब ये किस रूप में आता है, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी, ऐसी स्थिति में आता है तो ये प्रोनाउन होता है, ना कि एडजेक्टिव। क्लियर है? एवरी अकेला एडजेक्टिव होगा, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग ये कभी भी एडजेक्टिव नहीं होंगे, ये केवल प्रोनाउन होंगे। इनकी प्रकृति एक वचन रहेगी हमेशा। एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरी प्लस नाउन या प्रोनाउन, ईच प्लस नाउन या प्रोनाउन, इनकी प्रकृति हमेशा एक वचन रहेगी। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एक वचन ही होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। तो यहाँ पे ईच आया है, ईच के बाद जो नाउन या प्रोनाउन, भले ही जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो बहुवचन है, स्पोर्ट्स वुमन, सॉरी विमेन है यहाँ पे, स्पोर्ट्स तो कंपाउंड नाउन के तौर पे है, स्पोर्ट्स विमेन। स्पोर्ट्स विमेन भले ही बहुवचन है, लेकिन सब्जेक्ट तो हमारा ईच ही है, इसलिए वर्ब की जगह क्या आएगा, वॉज। बस ये ध्यान रखिएगा, यही एरर है इसमें, इसको करेक्ट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर डिक्रीजिंग डे बाय डे। अब देखिए श्रीमान, यहाँ पे भी उसी कॉन्सेप्ट का हम ख्याल रखेंगे। एक बीच में और कॉन्सेप्ट आ गया, जब हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट ढूंढना या सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं, तो वर्ब से पहले हम एक ऐसी लाइन बना लेते हैं ताकि हमें पता चले कि सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब कहाँ है। इस वर्ब के बीच इस वर्ब के ठीक पहले अगर हम हु या वॉट रखें, क्या या कौन रखें, तो हमें पता लग जाता है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा शब्द है। और वो शब्द एक वचन है तो वर्ब सिंगुलर रखेंगे, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रखेंगे। ये एक पहलू हमें दिमाग में रखना है। इस सेंटेंस की बात करें, डिक्रीजिंग डे बाय डे, क्या चीज़ है जो डिक्रीज हो रही है? इंडिया और चाइना डिक्रीज हो रहे हैं या कोऑपरेशन डिक्रीज हो रहा है?
तो आप बोलेंगे सर इंडिया चाइना का क्या डिक्रीज होगा, कोऑपरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो कोऑपरेशन तो एक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा यहाँ पे, आर की जगह इज आएगा। एक तो है इसको करने का ये तरीका। दूसरा तरीका अपना पुराने वाला जिस पे हम लोग आ जाते हैं, आर है, वर्ब के ठीक पहले हमने डिवाइड कर लिया, ये वाला पार्ट सब्जेक्ट का है, ये वाला पार्ट प्रेडिकेट का है। अब इसमें कोई एक शब्द या शब्दों का समूह होगा। अब देखा हमने बिटवीन प्रेपोजिशन आ गई, बिटवीन प्रेपोजिशन होता है, दिमाग में रखिएगा। तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी रखा है उससे हमारा लेना देना नहीं है, यानी इस पार्ट में, इस प्रेपोजिशन के पहले पार्ट में कहीं सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता स्पेशल केसेस को छोड़ के। कोऑपरेशन जो है वो हमारा नाउन है, साथ में कोऑपरेशन की बात कर रहा है, एक वचन है, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये हमें हमारे क्वेश्चन को हल करता है, स्पष्ट करता है। ठीक है श्रीमान, अगला क्वेश्चन चलता है, अगले क्वेश्चन पे। 11th, आइदर ही और आई इज टू रिप्रेजेंट द स्कूल। ओके, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। देखिए आइदर और नाइदर नोर का क्या है, आइदर और नाइदर नोर, इनसे अगर दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों, ऑब्वियसली इनके आगे पीछे ये सब्जेक्ट पार्ट में आते हैं, कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन तो होगा। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, आइदर ही और आई जैसे यहाँ रखा होता है, अगर दोनों एक वचन हैं तो ये जो बाद वाला है इसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, इज की जगह एम आ जाएगा। आइदर ही और आई एम टू रिप्रेजेंट द स्कूल। अगर उल्टा लिखा होता, आई इधर होता और ही इधर होता तो इज ओके था। ठीक है श्रीमान, ये ध्यान रखिएगा। अगर एक वचन है और एक वचन है तो एक वचन ही क्रिया आएगी आइदर और नाइदर नोर से, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव होते हैं, या तो ये या तो ये। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट बाद में रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और ये सवाल भी तब पैदा होता है जब आई आ जाए, क्या आ जाए, आई आ जाए, प्रेजेंट टेंस आ जाए तो दिक्कत है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हम एम का प्रयोग कर लेंगे। उल्टा रखा होता तो इज सही था। दूसरा क्वेश्चन जो है वो इसी से संबंधित है, आइदर और नाइदर नोर से जब दो प्लूरल जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल ही आएगी, फिर तो कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन स्थिति पहले वाली क्लियर हो गई, एक वचन वाली, बहुवचन वाली भी क्लियर है। अब आती है दूसरी स्थिति, जब एक सिंगुलर हो दूसरा प्लूरल हो तो क्या करना है। हेलो विधि बेटे, अगर एक सिंगुलर एक प्लूरल हो तो हमें क्या करना है, प्लूरल को बाद में रखकर वर्ब की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो राम और उसके फ्रेंड्स हैं तो प्लूरल बाद में रखा हुआ है, ये तो ओके है, चलो ये तो सेंटेंस में ही करेक्ट है। अगर उल्टा लिखा होता आइदर फ्रेंड्स और राम, ऐसी स्थिति में क्या करते, हमें चेंज करना पड़ता, सिंगुलर को पहले रखेंगे, प्लूरल को बाद में रखेंगे, वॉज के साथ वर रखेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट ओके है। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स वर गिल्टी। ठीक है श्रीमान। अगला है आपका एवरी यंग एंड एवरी ओल्ड वर हैप्पी टू रिसीव अ गिफ्ट। अब यहाँ पे हम चूंकि एवरी से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे वर की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, वॉज। एवरी यंग एंड एवरी ओल्ड वॉज हैप्पी टू रिसीव अ गिफ्ट। ये हम पहले डिस्कस कर चुके, इसमें हमें कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला है फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल द क्वार्टर्स वॉज रिसीव्ड। तो यहाँ पे वर्ब पे हम साइन करेंगे, ये वाला पार्ट है, ये वाला सब्जेक्ट का पार्ट है, इसमें प्रेपोजिशन आ गई, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो क्वार्टर्स है, इससे हमें लेना देना
नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हेल्प हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्क की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का। अब मे गॉड ब्लेस, गॉड के साथ हम क्या है, एस यूज़ नहीं करते। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में केवल ब्लेस का ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे गॉड ब्लेस का हम प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या है 15 सेंटेंस आज हमने निपटाए हैं 45 मिनट्स में। 45 to 1 आवर की क्लास रहेगी एवरीडे। जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता जाऊँ कृपया उनको नोट करते रहें। आज के लिए इतना ही। 6 बजे मिलते हैं द हिंदू के एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।